हेलो फ्रेंड्स, आज है 7 अगस्त 2020। तो आइए शुरू करते हैं 7 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको जान लीजिए। हमारे चैनल पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत मुख्य वीडियो आती है, जिसमें सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स आएगी, शाम 5 बजे डेली जीके क्यूज आती है, सोमवार को रात 9 बजे एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की प्रैक्टिस सेट, मंगलवार को रात 9 बजे 66वीं बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट, बुधवार को बिहार दरोगा मेंस या पीटी की प्रैक्टिस सेट, बृहस्पतिवार को रात 9 बजे रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट, शुक्रवार को रात 9 बजे बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेट और शनिवार को हमारा बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट आता है रात 9 बजे, जिसमें 2 वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं। एक वीडियो है एमसीक्यू टाइप और दूसरा वीडियो है डिटेल्स कवरेज। इसी तरह हर सप्ते में एक वीडियो एमसीक्यू टाइप और दूसरी वीडियो उसका डिटेल्स और फिर उसका एमसीक्यू टाइप अपलोड होगा। तो ये उनके लिए है महत्वपूर्ण जो बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार से संबंधित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आती है। तो आइए शुरू करते हैं 7 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स शुद्ध हिंदी भाषा में। पहला प्रश्न, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो किनको नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में? ऑप्शन देख लीजिए, मनोज सिन्हा, बलराम चौधरी, राकेश सिंह या फिर विजय कुमार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा वरिष्ठ भाजपा नेता हैं या उत्तर प्रदेश से हैं। इनका संबंध यह गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे, जो पिछले दिनों ही अपना त्यागपत्र माननीय राष्ट्रपति को सौंपे थे। ये रहे मनोज सिन्हा। यदि कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में अभी हाल ही में कश्मीर के केसर को जीआई टैग भी मिला था। कश्मीर में कुछ नेशनल पार्क भी हैं, वो आप जान लीजिए, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। एक नेशनल पार्क है सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। दूसरा है दाचीगाम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इससे पहले जब लद्दाख अलग नहीं था तो एक और नेशनल पार्क था हेमिस नेशनल पार्क, लेकिन अब लद्दाख बन जाने के कारण यह हेमिस पार्क लद्दाख में चला गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हेमिस नेशनल पार्क किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अब यह हेमिस नेशनल पार्क चला गया है लद्दाख में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, मनोज सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ने अपनी नई मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट को कितने फीसदी पर रखा है? ऑप्शन देखते हैं, 5%, 4.5%, 3.5% या फिर 4%। तो भी हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति आई है, उसके तहत रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर रखा है। इस बार इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। पूर्व मौद्रिक नीति के अनुसार इसे 4% पर ही सीमित रखा गया है। यदि रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो यह 3.5% पर स्थित है। अगर रेपो रेट की बात की जाए तो रेपो रेट उस रेट को कहते हैं जिस रेट पर आरबीआई से बैंक उधारी लेता है, उससे ऋण प्राप्त करता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। यदि रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए, जब आरबीआई बैंकों से ऋण प्राप्त करे तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अभी आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही जवाब है
4%। अगला प्रश्न, सुर्खियों में रहा TVLM 513b क्या है? ऑप्शन आकाशगंगा, एक तारा, एक्सोप्लैनेट या फिर एक क्षुद्रग्रह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्सोप्लैनेट। TVLM 513b एक एक्सोप्लैनेट है। ये रहा एक्सोप्लैनेट, यह एक एक्सोप्लैनेट है। पहली बार खगोलविदों ने रेडियो तरंगों और एक बोबली तारे का उपयोग करके इस एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है। यदि इस एक्सोप्लैनेट की बात की जाए तो इसका द्रव्यमान शनि ग्रह के द्रव्यमान के बराबर है। शनि ग्रह के द्रव्यमान के बराबर है। शनि का एक तारा भी है टाइटन। शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा अब उपग्रह हो चुके हैं। ठीक है, यह एक्सोप्लैनेट एक बहुत छोटा लाल बौना और पृथ्वी ग्रह से लगभग 35 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यदि इसकी कक्षा की बात की जाए तो इसकी कक्षा बुध ग्रह के समान है, बुध ग्रह के समान। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, एक्सोप्लैनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा वाइटिला 11 क्या है? तो वाइटिला 11 क्या है? ऑप्शन देखिए, गेहूं की एक नई किस्म, धान की एक नई किस्म, बाजरा की एक नई किस्म या फिर एक ऐप। तो यह धान की एक नई किस्म है। यह धान की एक नई किस्म है वाइटिला। यह क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यह धान की किस्म को पश्चिम बंगाल में रोपनी के लिए भेजा गया, इसलिए यह चर्चा में रहा है। इसे केरल विश्वविद्यालय के वाइटिला में स्थित फील्ड स्टेशन ने विकसित किया है। केरल यूनिवर्सिटी के वाइटिला में स्थित फील्ड स्टेशन ने इसको विकसित किया, इसलिए इसका नाम है वाइटिला 11। और चर्चा में रहा है क्योंकि इसे पश्चिम बंगाल के सुंदरवन इलाके में रोपनी के लिए भेजा गया है। क्योंकि वहाँ का तूफान आने के कारण, अभी हाल ही में अम्फन तूफान आया था, आपको पता होना चाहिए। अम्फन तूफान आने के कारण वहाँ का जो जल है सुंदरवन के नज़दीक का वो खारा हो गया है, जिस कारण ये धान की किस्म वहाँ भेजी गई है रोपनी हेतु। यह बहुत ही उपजाऊ है और इसका कार्यकाल या समय की बात की जाए तो वह इसका समय 110 दिनों का है, इसलिए इस चावल को वहाँ रोपनी के लिए भेजा गया है, जिस कारण यह धान की नई किस्म चर्चा में रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। हाल ही में 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। मंदिर का निर्माण स्थापत्य कला की किस शैली में किया जाएगा? तो 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर की आधारशिला रखी है। तो ये सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में किया जाएगा। तो यह ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है वेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली या फिर इंडो इस्लामिक शैली। तो यह किस शैली में मंदिर का निर्माण होगा? यह द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण होगा। यह शैली मंदिर स्थापत्य की शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक क्षेत्रों में फैली हुई है। यदि मंदिर की बात की जाए तो मंदिर में 5 गुंबद होंगे, 5 गुंबद बनेंगे मंदिर में, और यह मंदिर का निर्माण होगा नागर शैली में। ये रहा मंदिर, इसके 5 गुंबद है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसके मुख्य 5 गुंबद हैं और यह मेन है जिसमें गर्भगृह होगा, जिसमें भगवान विराजित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार सही जवाब हो गया प्रश्न का ऑप्शन सी, नागर शैली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टिकटॉक किस देश में अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर शुरू करने की योजना बना रहा है? तो टिकटॉक किस यूरोपीय देश में डाटा सेंटर खोलने की योजना बना रहा है, खोलना चाहता है? ऑप्शन देख लीजिए, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर आयरलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आयरलैंड में। आयरलैंड में टिकटॉक अपना डाटा सेंटर शुरू करने की योजना बना रहा है। यदि टिकटॉक की बात की जाए तो टिकटॉक बाइट डांस इसकी स्वामित्व कंपनी है। इसकी स्वामित्व कंपनी है बाइट डांस। इसे अभी हाल ही में टिकटॉक का अधिग्रहण का भी खबर सामने आया था, किसे अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब है आयरलैंड। आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ठीक है,
आयरलैंड की राजधानी हो गई डबलिन, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिगिंस और माइकल मार्टिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस प्रकार सही जवाब हो गया ऑप्शन डी आयरलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखा गया है? ऑप्शन देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, असम, पंजाब या फिर हरियाणा। तो IIM सिरमौर कहाँ स्थित है? सिरमौर है हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ आधारशिला रखी है शिक्षा मंत्री ने? हिमाचल प्रदेश में। शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? रमेश पोखरियाल निशंक। इनका भी संसदीय क्षेत्र है हरिद्वार से यह सांसद है। पहले शिक्षा मंत्रालय को क्या नाम से जाना जाता था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। उसका राजकीय पशु है स्नो लेपर्ड। वहाँ का राजकीय पशु है। यदि वहाँ के CM की बात की जाए तो मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। कुछ नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क जान लीजिए। वहाँ के नेशनल पार्क हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क और फिर खीरगंगा नेशनल पार्क। एक और भी है जो एग्जाम में बार बार आता है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश सिरमौर में IIM की स्थापना होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस बैंक ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप प्रदान करने के लिए इन्फोसिस फिनेकल के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक ने इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है अपने डिजिटल बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है डच बैंक, नेशनल बैंक ऑफ श्रीलंका, नेशनल बैंक ऑफ जापान या फिर बैंक ऑफ जापान। यहाँ बहरीन होगा, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन। तो इसका सही जवाब है नेशनल बैंक ऑफ बहरीन। यहाँ जापान 2 बार लिखा गया है। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन के साथ इसने साझेदारी की है। बहरीन की राजधानी है मनामा है। यदि इन्फोसिस के CEO की बात की जाए तो सलील पारिक है। तो इसका प्रश्न का सही जवाब है नेशनल बैंक ऑफ बहरीन। अगला सवाल देखिए। विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन निरुपमा यादव, एस हुसैन जैदी, स्टीव या फिर रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निरुपमा यादव ने लिखी है विशेष कोड टू विन। यदि एस हुसैन जैदी की बात की जाए तो अभी लिखे हैं इन्होंने हाल ही में द एंड गेम। स्टीव ने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इन इंडिया और रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निरुपमा यादव। अगला प्रश्न। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो 15वें वित्त आयोग ने एक समिति का गठन किया है जो कृषि निर्यात पर गठित की गई है। इसका अध्यक्ष कौन है सो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए, अनुज शर्मा, समीर मोहंती, संजीव पुरी या फिर राकेश पुरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संजीव पुरी के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया। संजीव पुरी आईटीसी के चेयरमैन हैं। और अभी वर्तमान में वित्त आयोग कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है हमारे? NK सिंह। यदि कृषि निर्यात की बात की जाए तो सरकार ने विश्व 22 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इसी के साथ विश्व 22 तक किसानों की आमदनी को भी दोगुना करने का लक्ष्य विश्व 22 तक में रखा गया है। तो इन सब प्रयासों के लिए इस कृषि निर्यात उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष हैं हमारे
संजीव पुरी ITC के चेयरमैन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान विभाग ने किसके सहयोग से हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल हजार्ड रिस्क रिडक्शन पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। तो भारतीय विज्ञान विभाग ने किसके सहयोग से एक वेबिनार का आयोजन किया है? हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल हजार्ड रिडक्शन पर। ऑप्शन देखिए, नीति आयोग, इसरो, DRDO या फिर NIDM। तो यह किया गया है NIDM के सहयोग से। NIDM की बात की जाए तो इसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, NIDM। अगला प्रश्न देखिए, जनरल कैटेगरी के आर्थिक पिछड़े वर्गों EWS को 10% आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपा गया है? तो जनरल कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। तो इससे संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो इसे कितने जजों की बेंच को सौंपा गया है? ऑप्शन देखिए, 5 जजों की, 7 जजों की, 9 जजों की या फिर 11 जजों की। तो यह 7 जजों की बेंच को सौंपा गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। हिरोशिमा पर किस वर्ष बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर किस वर्ष बम गिराया गया था, सवाल ये पूछा जा रहा है। इस बार इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ऑप्शन देखिए, 1944, 45, 46 या फिर 1947। तो यह बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, और एक दूसरी बम भी गिराई गई थी 9 अगस्त को नागासाकी पर। 9 अगस्त 1945 को उस बम का नाम था फैटमैन। तो इस बम का क्या नाम है? इस बम का नाम है लिटिल बॉय। लिटिल बॉय ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945। ऑप्शन बी सही जवाब है। यदि जापान की बात की जाए तो जापान के PM कौन है? शिंजो आबे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। वहाँ के राजा का नाम है नारुहितो और वहाँ रीवा युग चल रहा है। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में विलियम इंग्लिश का निधन हो गया। यह कंप्यूटर के किस उपकरण के स्वनिर्माता थे? तो इनका निधन हो गया विलियम का। यह कंप्यूटर उपकरण के किसके सह निर्माता थे? ऑप्शन, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या फिर प्रिंटर। तो यह माउस के सह निर्माता थे। यह डग इंगलबर्ट के साथ मिलकर माउस का निर्माण किए थे। यह अमेरिका के रहने वाले हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विलियम इंग्लिश का संबंध किससे है? माउस निर्माण से। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के किस YouTube चैनल का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भी अब YouTube पे आ गया है। उसके किस चैनल का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन देखिए, सहकारी कृषि, सहकार साथी, सहकारी YouTube या फिर सहकार कोप ट्यूब NCDC। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सहकार कोप ट्यूब NCDC। ठीक है, इस तरह का YouTube चैनल का उद्घाटन किया गया है। यह सरकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए YouTube चैनल का उद्घाटन किया गया। यदि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो यह संसद मुरैना से है। मुरैना से संसद के सदस्य हैं। तो इस प्रकार सही जवाब है ऑप्शन डी, सहकार कोप ट्यूब NCDC। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला, आपको इन प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। यदि आपको जवाब नहीं पता है तो आप जवाब पता करने के लिए पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको इसका जवाब भी पता हो जाएगा। तो पहला सवाल देखिए, किस IIT संस्था को गीले कपड़े से बिजली पैदा करने का तंत्र विकसित करने के लिए गांधीवादी युवा तकनीक पुरस्कार विश्व 20 से सम्मानित किया गया? तो किस IIT संस्था को गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। दूसरा सवाल था, हाल ही में किस राज्य ने ई-रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ई-रक्षाबंधन कार्यक्रम किस राज्य ने लॉन्च किया है? जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजोल
गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको। और चौथा सवाल है, हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जब परीक्षा में जाएंगे तो आप दबाव महसूस नहीं करेंगे और वहाँ सही सवाल बना कर आएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।